नमस्ते क्लास नाइन्थ चौथा पार्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का ये चौथा पार्ट है। कल के वीडियो में हमने आपका काइंड ऑफ सपोर्ट मांगा था। कई सारे बच्चों ने क्लास नाइन्थ वाला ज़्यादा एकदम प्रोएक्टिव है सब, ठीक है, टेंथ के कंपेयर में। तो नाइन्थ वाले बच्चों ने पूरा कहा है बिल्कुल सर हम लोग साथ में हैं। क्लासेस 6 तारीख के बाद गवर्नमेंट बंद करता है या चालू रखता है उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। पर बहुत होप है हम लोग का कि ऑल ओवर पैन इंडिया, कंप्लीट इंडिया में केसेस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी कम हो रही है। तो अब कब सोया हुआ सरकार उठेगा समझ में नहीं आता है। फिर भी 6 तारीख को क्लास स्टार्ट, 6 तारीख के बाद, 6 को संडे है, मंडे से क्लास स्टार्ट होगा अपने अपने टाइमिंग पर, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट कनेक्ट करते हैं। आपको पहला ये वीडियो देखने के पहले 3 वीडियो देखना चाहिए। आपने तीनों वीडियो देखे हुए हैं तो आपके पास एक छोटा सा नोट्स होगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले उस अपने नोट्स को एक बार देख लीजिए, एक बार रीडिंग कर लीजिए एनसीईआरटी को, तब आके बैठेंगे तो अभी का अभी बात सब समझ में आ जाएगा, ज़्यादा विशेष परेशानी नहीं होगा। तो सीधे हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अब प्लांट का क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमको 5 नाम मिलते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। 5 जिसमें हमने थैलोफाइटा, जिसे अलगी भी कहते हैं, अलगी के स्टडी को फाइकोलॉजी भी कहा जाता है, फाइकोलॉजी, अलगी के स्टडी को आप फाइकोलॉजी भी कहते हैं, नो प्रॉब्लम। ब्रायोफाइटा के बारे में भी एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि इसे वाटर का रिक्वायरमेंट था फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। इसमें आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम करके 2 वर्ड नए नए सुनाई दिए। राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स नाम सुनाई दिया। किस बेसिस पे बंटवारा किए हैं ऑलरेडी यू शुड नो दैट, जानना चाहिए, आपको बताया भी गया है। बॉडी डिफरेंशिएशन, नाउ वास्कुलर बंडल नहीं है और है। थैलोफाइटा में एक स्पाइरोगाइरा का डायग्राम इंपॉर्टेंट था, जिसमें स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट था, उसके अंदर रिजर्व फूड का नाम था क्या? पैरेनोइड। क्लियर। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल आपको याद करना है, थैलोफाइटा का भी एग्जाम्पल आपको याद करना है। सभी नाम है, आम का पेड़ ही प्लांट नहीं है, कई सारे प्लांट हैं अजीब अजीब नामों से ग्रसित हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है। हम और आगे बढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा पे बात करने वाले हैं। टेरिडोफाइटा बहुत बेसिक सा बात आपको ये समझ लेना है कि हाउ डज दैट टेरिडोफाइटा डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा। तो ये मोर एडवांस प्लांट है, इसकी तुलना में तो और थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस प्लांट है। क्लियर। टेरिडोफाइटा में कैरेक्टरिस्टिक के नाम पर ये कैरेक्टरिस्टिक होगा कि इसका बॉडी ट्रूली रूट, शूट और लीफ में बटा हुआ है। हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कल जो डायग्राम बनाए थे उसी में और आप भर के इसे कंप्लीट कर लें, ठीक है। जितना शॉर्ट में बायोलॉजी को रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक। और बात कर लें तो इसमें वास्कुलर बंडल होता है, वास्कुलर बंडल होता है, बाकियों में नहीं था। और बात कर लें तो इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है? सीड नहीं है, तो सीड एब्सेंट है। ये हमें तो इसी टेबल से ही पता चल जाता है, चार्ट से पता चल जाता है। आगे का बात है फ्लावर भी नहीं है इसमें, ठीक है। इतना सिंपल सा बात, सीड नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बात कर चुके थे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का ट्राई करता है, तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का ट्राई करेगा नहीं, कर भी करेगा। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे इसमें भी मेल होगा और होगा फीमेल। हमने वहाँ पे अजीब सा नाम दिया था एंथ्रीडियम, यहाँ नाम दिया गया है, वहाँ क्या नाम दिया गया था भूल रहे हैं हम, एंथ्रीडियम ना, यस वही तो बोले एंथ्रीडियम। अब यहाँ पर थोड़ा सा नाम ना बहुत सटा हटा सा है। अब यहाँ एंथ्रीडिया है और यहाँ पे आर्किगोनिया है, उधर गोनियम था इधर गोनिया है, उधर एंथ्रीडियम था इधर एंथ्रीडिया है। धीरे धीरे शब्द को चेंज किया रहा है। आर्कोगोनियम, आर्कोगोनिया, यहाँ आर्कोगोनिया है, उधर आर्कोगोनियम था। अब आगे चलकर ये एंथ्रीडियम से हटकर पूरा एंथर बनेगा। अब जो प्लांट आएंगे उसमें एंथर नाम दिया जाएगा। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये नाम आप फेमिलियर रहें, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इतना हो गया। एग्जाम्पल्स आपको याद करना है। टेरिडोफाइटा समाप्त, कुछ विशेष नहीं था। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, इसमें सीड है बट सीड कोट नहीं है।
तो इसमें इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यही था कि नेकेड सीड है, इसमें सीड के नाम, सीड का कोट नहीं है तो ये नेकेड सीड कहलाता है। इसमें क्या क्या होगा, बॉडी डिफरेंशिएटेड होगा, रूट शूट लीफ में होगा, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन टाइप का बात है कि जो जाइलम होता है उसमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ये एक्सेप्शन है, मतलब ये एक जानकारी है। एक्सेप्शन क्या है, एंटायर जिम्नोस्पर्म में वास्कुलर बंडल तो है, अचानक से वास्कुलर बंडल नहीं आएगा, पहले वास्कुलर बंडल जैसा कुछ आएगा, फिर उसमें से कुछ आएगा। तो जिम्नोस्पर्म के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखने थे हमको, तो जिम्नोस्पर्म में पाया गया कि वेसल्स नहीं होते हैं। इधर के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है तो मत जानिए, यहाँ जानकारी दी जा रही है तो जानिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्लोएम की बात करें तो इसमें कंपेनियन सेल याद होगा आपको, कंपेनियन सेल भी क्या होता है, एब्सेंट, ये एब्सेंट। बस ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम लोग इसमें, तो मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर का भी नाम नहीं पढ़ेंगे हम लोग, एग्जाम्पल बस आपको याद रख लेना है। आपको बस ये समझना है हाउ डज दैट जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एवरीवन, टेरिडोफाइटा डिफर फ्रॉम एवरीवन, बस ये डिफरेंसेस आपको पता चलते जा रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। आपको ये समझ में आते जा रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये एडवांस होते जा रहे हैं, मोर इवोल्यूशनाइज, मोर इवॉल्व, एडवांस जिम्नोस्पर्म है। फाइनली पहुंचेंगे कहाँ पर, एंजियोस्पर्म के पास पहुंचेंगे। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट होता है, ऑलरेडी कल का लिखा हुआ है, सब कुछ होगा, सीड पे कोट है, रूट शूट लीफ में है, वास्कुलर बंडल होता है, ये सब कुछ इसके पास होता है, बहुत सारी चीज़ में होता है। इसमें हम बांट के निकाल के लाए क्या, दो क्लास की बात की गई, एक बात किया गया मोनोकॉट, एक बात किया गया डाइकॉट। हमें यही मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस को जान लेना है और अपना प्लांट किंगडम समाप्त, ठीक है। तो हमने कुछ और दो चार चीज़ें भर दी कल के ड्राइंग में, कल के चार्ट में, ठीक है। अब हम आपको जो पढ़ाना है आज वो पढ़ाना है क्या, मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंसेस। उसको बताने के पहले हम थोड़ा आपको ले चलते हैं, सीड क्या है, सीड सही मायने में, उस पर थोड़ा बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। सीड एक तरह का कवर है, सीड एक तरह का घर है। किसका घर है, तो एक विशेष प्रकार का यहाँ सेल बना हुआ है, उस सेल का नाम है क्या, जाइगोट। बिल्कुल 7th 8th 9th से जानते हैं, जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब मिले होंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। यही जाइगोट जब डिवाइड करेगा इट विल बिकम एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो कल को जाकर जर्मिनेशन करेगा। मीनिंग ऑफ जर्मिनेशन, सीड को फाड़ के बाहर निकलेगा, बेबी प्लांट भी कह सकते हैं। जब जर्मिनेशन करेगा तो इसमें से दो चीज़ निकलता है, किसमें से, एम्ब्रियो से दो चीज़ें निकलती हैं। आपने चना को अंकुरित किया होगा, जरूर किया होगा, खाना भी चाहिए, गुड फॉर हेल्थ। चना को आप अंकुरित करते हैं तो चना में से जो निकलता है कुछ हल्का सा निकला हुआ दिखता है, वाइट रंग का, भरपूर तरीके से अंकुरित हो गया तब, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडिकल। जो पहले निकलता है वाइट टाइप का, उसे रेडिकल कहते हैं। रेडिकल बचपन का नाम है किसका, रूट का। यही फ्यूचर में जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा। और एक और चीज़ बाद में निकलता है, उसे कहते हैं प्ल्यूम्यूल, जो भविष्य में जाकर क्या बनेगा, स्टेम बनेगा। और इसी स्टेम से जो निकलना हो, ब्रांच निकलना हो, ब्रांच निकलेगा, लीफ निकलना हो, लीफ निकलेगा, फ्लावर निकलना हो, फ्लावर निकलेगा। एवरीथिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम के बारे में नहीं पढ़ना है आपको बस जानकारी दे रहे हैं कि ये कैसे आने वाला है, ठीक। अभी ध्यान सुनो, एक और चीज़ देखने को मिलता है सीड के अंदर, क्या, एक और स्ट्रक्चर है, एक और सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है इंडोस्पर्म। जस्ट लाइक जाइगोट, ये भी फॉर्म हुआ है फर्टिलाइजेशन से। यानी हमारे मेजॉरिटी में जो प्लांट है, जो हम बात करने वाले प्लांट, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट।
एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक नहीं 2 बार होता है फर्टिलाइजेशन, कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लास 10th में खूब क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल एक फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट के रूप में क्या मिला आपको मिला जाइगोट, और एक फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको मिलेगा एंडोस्पर्म। अब ये क्या है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो अंदर ही अंदर सीड के अंदर जाइगोट को खाना पीना खिलाते रखता है, जिंदा रखता है, क्योंकि क्या पता सीड हमारा कब जाकर खेतों में लगेगा, ठीक, और कब वो उगेगा, तब तक तो उसके अंदर का जो बेबी प्लांट है उसे जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो फूड बना है अंदर ही अंदर, ठीक। पहले यही डेवलप होता है, उसके बाद ये डेवलप होता है, बढ़िया से एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, उसके बाद जाइगोट उस पर डिपेंडेंट है और उस पर धीरे धीरे उसको खा खा कर बढ़ता है जाइगोट, एम्ब्रायो, फिर अंकुरित होकर बाहर निकलता है। तो यहाँ सिंपल से एक वर्ड लेते हैं न्यूट्रिशन। ये सब बायोलॉजी का समझ है जो आप लेते चलिए कि एंडोस्पर्म, एरो का निशान, अपना डायग्राम, बोलता हुआ डायग्राम, पता है सब बच्चों को अपना डायग्राम बोलता हुआ डायग्राम है, क्या क्या बोलता है सुनना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान दे रहे हैं, पक्का सबको पहुँच रहा है बात। तो एंडोस्पर्म अपने को दे देगा जाइगोट के हवाले कि मुझे खाओ और तुम बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। इस जाइगोट को या पूरे कह लो इस लाइफ, यहाँ जो लाइफ बनने वाला है, उससे इस बात का पता है कि अगर हमारा सीड जर्मिनेट हुआ तो शुरू में तो लीफ नहीं बनता है, और सबको पता है कि प्लांट में खाना का व्यवस्था लीफ पे होता है। तो अभी का खाना तो एंडोस्पर्म खिला रहा है, लेकिन जब हम फोड़ फाड़ के बाहर निकल जाएंगे तो उस समय कौन खिलाएगा, यही एंडोस्पर्म खिलाएगा। तो यही एंडोस्पर्म अपना नाम बदल लेता है जब जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक। थोड़ा सा पहले भी कह सकते हैं, थोड़ा पहले भी कह सकते हैं, सीड के अंदर की बात कर रहे हैं अभी कि अभी वो निकलने वाला है, तो उसके पहले सीड अपने आप को, सीड नहीं, एंडोस्पर्म अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है कॉटिलेडन्स में। अब बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, कॉटिलेडन्स एक नाम मात्र है। कॉटिलेडन क्या है, तो एंडोस्पर्म है। क्या है एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव पार्ट है फॉर जाइगोट। तो कॉटिलेडन्स भी न्यूट्रिटिव पार्ट है किसके लिए, जाइगोट। या अब थोड़ा जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रायो हुआ होगा तो एंडोस्पर्म डेवलप होकर क्या बन गया, कॉटिलेडन्स, ठीक है। इसी कॉटिलेडन्स को लोग कहते हैं सीड का लीफ है, सीड लीव्स। लीफ तो नहीं है बट सेंस है यहाँ पर लीफ का कि सर लीफ का ही काम होता है खाना बनाओ और पहुँचाओ प्लांट को, तो शायद ये कॉटिलेडन्स काम करना है खाना बनाने का। क्लियर। तो एक सीड का कंसेप्ट हम आपको देने को किए, और इसी सीड के आधार पे अब हम मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस करेंगे। आपको अनुमान लग गया होगा कि सीड के अंदर मिलेगा कॉटिलेडन्स। हो सकता हो कि कोई ऐसा प्लांट है जिसके पास केवल एक कॉटिलेडन मिलेगा, और हो सकता हो किसी के पास 2 कॉटिलेडन फॉर्म हो गए हों। तो ये तो वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलेडन्स है, जिसके आधार पर हमने एंजियोस्पर्म प्लांट को 2 डिफरेंट क्लासेस में बांट दिए। अब अपना अगला टारगेट रहेगा कि मोनोकॉटिलेडन्स प्लांट और डाइकॉटिलेडन प्लांट में क्या क्या अंतर है। 3-4 अंतर जान लेंगे और अपना प्लांट किंगडम समाप्त। क्लियर। तो आप इसे नोटेड डाउन कर लें। आप शुड टेक ए स्क्रीनशॉट। अब ले लीजिए, साफ सुथरा मिल जाएगा आपको स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हम आपको गायब करके दिखाते हैं। चलिए, आपको गायब नहीं करना था, इसको गायब करना था, ठीक है। चलो, तो अब आप मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में अंतर देखने वाले हैं। पहला बेसिस पे तो हम लोग कॉटिलेडन्स के आधार पर ही बात करेंगे। कॉटिलेडन्स कितने होते हैं कॉटिलेडन्स? मोनोकॉट में 1 होता है, कितना भारी बात, और डाइकॉट में 2 होता है। क्या कॉटिलेडन्स क्या होते हैं कॉटिलेडन्स? ऑलरेडी एक्सप्लेन पहले बताया चुका है। आप थोड़ा सा बैक करेंगे तो आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इस आधार पर ही बात नहीं होती है, एक और बात होती है रूट। अगर हम मोनोकॉट के रूट को देखें तो आप समझिएगा रूट जो होते हैं वो फ्रॉम रेडिकल निकलता है। अभी ही एक वर्ड आपको समझाया चुका है कि रेडिकल क्या है। तो सीड से निकलने वाला पहला पार्ट है जो भविष्य में जाकर रूट बनेगा। तो एवरी रूट मस्ट बी डिराइव फ्रॉम रेडिकल। लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट
ऐसा देखने को मिलता है कि रेडिकल के अलावा, अब रेडिकल के अलावा क्या होगा, स्टेम होगा, प्लीम्यूल से बना स्टेम, तो कभी कभी स्टेम से भी निकल जाते हैं रूट, तो उसे फॉल्स रूट भी कहा जाता है, एडवेंटिटस रूट भी कहा जाता है, और आपके बुक में ऐसे रूट को कहा गया है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कहने का सेंस है कि अगर आप छोटा मोटा प्लांट को देखेंगे तो उसमें कई सारा ऐसे ऐसे करके निकला होगा, ये सब स्टेम से निकल रहा है, ठीक। छोटा सा बेचारा रूट का रेडिकल हल्का सा बेचारा यहाँ पे ऐसे होगा, बाकी सब जो पार्ट निकले हैं जो मिट्टी को पकड़ रखे हैं, एक्ट एज ए रूट दैट डिराइव फ्रॉम व्हाट, स्टेम, तो सही के वो रूट नहीं है, ट्रू रूट नहीं है, ठीक है। उन्हें नाम फाइबरस रूट लिखा गया है आपके बुक तक, बड़े क्लासेस में और भी 2-3 नामों से जाने जाते हैं, ठीक है। तो छोटा मोटा प्लांट को निकाल के देखेंगे तो दिखेगा आपको कि झाड़ीदार टाइप का है, तो वो फाइबरस रूट हो गए। और डाइकॉट में होता है टैप रूट, मतलब अगर आप छोटा मोटा प्लांट निकालेंगे तो उसमें एक मेन रूट धंसा हुआ मिलेगा आपको, उसमें से भले एक और ब्रांच निकल जाए, उसमें से एक और ब्रांच निकल जाए, उसमें से एक और ब्रांच निकल जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं टैप रूट, नुकीला रूट है। इसे आप प्राइमरी रूट कर सकते हैं, इसे सेकेंडरी रूट कर सकते हैं, इसे टर्सरी रूट कर सकते हैं। प्राइमरी से जो निकला सेकेंडरी, सेकेंडरी जो निकला टर्सरी। तो डिफरेंसेस हो गए, टैप रूट डाइकॉट प्लांट में और फाइब्रस रूट मोनोकॉट प्लांट में। सिंपल, बहुत सिंपल है। और बात करें तो सबसे आसान है, वो है एक वर्ड है वेनेशन। वेनेशन वर्ड में वर्ड सुने होंगे, सुनने को मिलता है क्या, वेन, अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन लीफ। वेन मतलब वस्कुलर बंडल। अगर ये पत्ता है तो इस पे जो लाइन खींचा रहता है ना, लाइन, दीज लाइन्स आर नोन एज व्हाट, वेन। और ये सही मायने में वेन क्या है आपको बताया जा चुका है, पहले बताया गया है। क्या है तो जाइलम और फ्लोएम का बंडल है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं मोनोकॉट प्लांट के पत्ते को, तो उस पर हमको पैरेलल वेनेशन दिखता है। आपको आम का पत्ता दिखा होगा, आम का नहीं, केले का पत्ता दिखा होगा, तो पैरेलल उस पर वेनेशन होता है। आपको दिखेगा कि ऐसे लाइन 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 लाइन, ये पत्ते का आधा हिस्सा है, इधर पत्ता और है। घास देखेंगे, ग्रासेस देखेंगे, तो ग्रासेस पे भी लाइन लाइन होता है। ये सबसे आसान तरीका है मोनोकॉट और डाइकॉट को पता करने का, क्योंकि हर प्लांट का पत्ता आपको इजीली अवेलेबल है। हर प्लांट के आप उखाड़ के नहीं देख पाइएगा, ठीक है। सीड के अंदर झांक के नहीं देख पाइएगा वेदर इट कंटेन्स मोनोकॉट और डाइकॉट, बट लीफ आपको दिखेगा। लीफ पर उसका वेनेशन, व्हाट इज वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। अगर पैरेलल हुआ तो वो मोनोकॉट है, और अगर कटा कटा सा है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन, जो वही पत्ता जो आप बचपन से बनाते चले आते हैं, ऐसा ऐसा कुछ, इसमें भी कटा कटा सा होगा, ये हमारा हो गया रेटिकुलेट। इजी ना, काफ़ी इजी। और बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल। पता है सबको कि फ्लावर में पेटल और सेपल होता है। अगर ट्राइमेरस अगर लिखे हम तो 3 तो झलक ही गया होगा, तो कह दें अगर मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 के गुणनफल में अगर पेटल है तो मोनोकॉट का है, और अगर 5 के गुणनफल में है पेंटामेरस, मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 5, तो वो डाइकॉट है। इसी में कोई आर्यभट्ट बैठा होगा, कहेगा सर तो अगर 15 हो अगर, तो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, तो क्या कहेंगे, मोनोकॉट कहेंगे कि डाइकॉट कहेंगे। तब इन दिस कंडीशन आपको कोई दूसरा बेसिस से पता करना चाहिए कि क्या ये प्लांट मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा, बड़े आराम से आपको 4 डिफरेंसेस बता दिए गए। 4 डिफरेंसेस याद रखिए, काम चल जाएगा। आपके एनसीईआरटी में मोनोकॉट का एक एग्जाम्पल, मोनोकॉट का एग्जाम्पल तो आपको दिख गया होगा अब तो।
नहीं, पैरेलल वाले प्लांट आप देखे होंगे तो सब क्या हो गए, मोनोकॉट के प्लांट हो गए, और रेटिकुलेट वाले डाइकॉट के प्लांट हो गए। ज़्यादातर डाइकॉट के प्लांट मिलते हैं आपके अगल बगल, पत्तों से देख के पता चल सकता है। तो यू शुड टेक ए स्क्रीनशॉट। और हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया क्या, प्लांट किंगडम कंप्लीट। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम आपको एनिमल किंगडम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तब तक गायब करें। चलिए, तो प्लांट किंगडम ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। अगर आप लगते हैं कि अभी तक थक गए होंगे तो यू शुड टेक ए रेस्ट। आफ्टर सम टाइम्स आपको यहाँ से आगे देखना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार हमको देखें। ऑनलाइन का बहुत बेनिफिट है, उसको लेने का प्रयास करिए। अब हम लोग अब स्टार्टअप करते हैं क्या, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ा बात करें। जैसे कि पहला पॉइंट ये रहेगा कि कैसे कोई लाइफ एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, ये बात का कंसेप्ट कैसे पता चलेगा। तो कहते हैं जो भी प्लांट, जो भी लाइफ यूकैरियोटिक है। सर ऐसे तो सर मोनरा को छोड़ के सभी यूकैरियोटिक है। तो रुको, मल्टी सेलुलर, तो सर ऐसे तो सर मोनरा और प्रोटिस्टा को छोड़ के तीनों के तीनों प्लांटिया, फंगस और एनिमिलिया तीनों मल्टीसेलुलर है। रुको, हेटेरोट्रॉप्स, तो ऐसे में तो सर फंगस भी तो ये तीनों रखता है। तो लास्ट पॉइंट ये रहा कि सेल वॉल एब्सेंट। जैसे ही सेल वॉल एब्सेंट करेंगे तो ये हमें ये एनिमल किंगडम को फंगस से अलग कर देगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि हमने ये लिखते वक्त आपको एनिमल किंगडम को किसी और किंगडम से डिफर करने को बताया। ठीक, इसको ख्याल रखिएगा, नो प्रॉब्लम। अब हम जैसे प्लांट में फटाफट एक चार्ट बना दिए और आपने उसे खा लिया, समझ में आ गया आपको। उस चार्ट में जो भी बेसिस लिया गया था वो आपको काफ़ी फेमिलियर था पहले से। वास्कुलर बंडल, यू नो दैट राइट। आपको सीड का वर्ड बहुत भारी वर्ड नहीं था, सीड था, ऐसा समझ गए आप। ठीक है, लेकिन एनिमल किंगडम में थोड़ी परेशानियां हैं, बहुत परेशानियां हैं। ठीक है, तो बेसिस को सबसे पहले आपको समझाया जाएगा। जब सारे बेसिस समझ लेंगे आप, तब जाकर हम बंटवारा करना शुरू करेंगे। आपके बुक ने भी एक बड़ा सा पूरा सिंगल एक पेज में एनिमल किंगडम को बांटने का प्रयास किया है। नहीं समझ में आएगा, वो महा चार्ट बना है। छोटा मोटा चार्ट खाने का हम लोग का है, उसी में पेट खराब हो जाता है हम लोग का, बड़ा चार्ट में दिक्कत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको पहले सर्टेन बेसिस पढ़ाते हैं, बिल्कुल अलग हट के, समझो कि प्योर नॉलेज। ठीक है, और उसके बाद इक्का दुक्का आपको बस चार्ट में कैसे बंटवारा हो गया आपको खबर लग गया, तब तो आपको थैलोफाइटा में 2-3 पॉइंट तो वहीं से लिख लेते हैं। हमारे लिए टफ टास्क क्या था, हर बच्चे का अपना अपना टफनेस है। हो सकता है सर अभी तक तो हमको ये भी नहीं याद हुआ कि मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटिया और एनिमिलिया, सर 5 नाम कैसे याद करेंगे सर। अगर बच्चा वहीं पे बेचारा मरे जा रहा है, ग्रेट सिंपैथी। और बात करें अब कोई बच्चे के दूसरे लेवल का सिंपैथी है क्या कि सर हम तो अभी प्लांटिया किंगडम के एक 5 गो था ही सर, तले 5 गो नाम और दे दिए प्लांटिया में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब यही याद नहीं हो रहा है सर, तब तो सिंपैथी है, आप ही को याद करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, और किसी को क्लिक कर रहा हो सर इतना ही नहीं था सर, जितना भी नाम लिखवाए हो, मोनरा लिख के दिए हो तो मोनरा के अंदर 3-4 गो और नाम था, एनाबिना, नॉस्टक, अजीब नाम सर। प्रोटिस्टा में भी 3-4 गो नाम था, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये तो काफ़ी फेमिलियर हैं। फंगस में भी नाम दिया था सर, और ख़त्म हुआ नहीं था कि आपने 5 नाम और दे दिया। थैलोफाइटा, उसके अंदर भी नाम है, एग्जाम्पल। तकलीफ तो है, इस बात का फीलिंग तो हमको है, लेकिन तकलीफ ही सहोगे तब ना जाकर पिघलोगे, तब ना जाकर जलोगे तब ना जाकर कुंदन बनोगे, सोना से कुंदन, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। तो अभी यहीं पे ख़त्म। मतलब ये तुमको अगर भारी लग रहा हो, ये तुम्हें अगर भारी लग रहा हो तो अब आगे देखो। एनिमल किंगडम के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर डिवीजन बनाए हमने 5। एनिमल किंगडम तो बड़ा है, बनता है उसका 10, तो 10 तो केवल हेडिंग मिलेंगे तुमको, हेडिंग। अब तुम्हें याद करना पड़ेगा
कि सर पहला हेडिंग का नाम है पोरीफेरा। अब ये तुम्हें एक मंत्र के रूप में याद करना पड़ेगा। फिर सर, फिर सिलेंट्रेटा, टेटा ट्रेटा, सिलेंट्रेटा नाम है। और सर प्लेटीहेलमिन्थस है सर, बहुत नाम है, ठीक है। हम शुरुआत के 3 नाम लिखे हैं, शुरुआत के 3 नाम। आपको सारे नाम ऐसे करके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके जो आपके एनसीईआरटी का हेडिंग है बस उसको लिख लीजिए, बस और उसको याद कर लीजिए, बस। अभी जब हम बेसिस पढ़ाएंगे ना तो इसके बारे में 2-3 बातें आपको ऐसी समझ में आने लगेंगी, इसके बारे में भी 2-3 बातें समझ में आने लगेगी, तो फायदा होगा ना। अब सारा चीज़ रटोगे तो तकलीफ है, तो हमारे पास क्या लाओ, तो कुछ तो देंगे व्यवस्था, जिससे बड़े आराम से, बहुत आराम से 2, 3, 4, 5 लाइन या ये और ये आपस में डिफर कैसे हैं बता सकते हैं, चलेगा। ऐसा करके आपको नाम है, ठीक। और फिर प्लेटीहेलमिन्थस के बाद भी नाम है निमेटोडा, एनालिडा, इकोनोडर्माटा, पाव बाहर में नाम है, ठीक है। हम एक और लॉजिक जोड़ें आपको कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये मोर इवॉल्व होते जाएगा, मोर इवॉल्व, बहुत छोटा लिख दिए हैं, मोर इवॉल्व, यानी पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, ऐसे पहले यूज टू हो जाओ इस नाम से, तब जाके तुम्हें बात समझ में आएगा, नहीं तो तुम्हारा मन कहेगा बाप रे नहीं समझ में आया। तुम्हें बस नाम नहीं याद है तो तुमको लग रहा है तुमको समझ में नहीं आया, समझ में सब आया, नाम नहीं याद आ रहा तुमको, बस तो नाम भी याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। और आपको ये बात क्लियर हो जाएगा कि सिलेंट्रेटा इज मोर इवॉल्व फ्रॉम पोरीफेरा। कुछ बातें इसमें नहीं होगी जो इसमें डेवलप होगा, जो इसमें होगा शायद इसमें नहीं होगा। जैसे वो था वॉस्कुलर बंडल, टेरिडोफाइटा में था, ब्रायोफाइटा में नहीं था, पोरीफेरा में नहीं, सॉरी थैलोफाइटा में नहीं था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसी को हम लोग ख्याल करेंगे। आगे भी 3, 4, 5, 6, 7 नाम आप लिख लीजिए। अच्छा तरीका है, दिमाग को खटाइए, बिल्कुल इस फेरा में मत पड़िए कि ये चीज़ हमसे कभी पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। यकीन करिए स्टार्टिंग में जो पढ़े होंगे आप भुला ही गए होंगे। अब आपका बस ब्रेन को कैसे काम कराया जा रहा है कि आपको एक छोटा सा टारगेट मिला है और आप टारगेट पे काम कर रहे हैं बिना डरे। आपके दिमाग को डराया जा रहा है कि भाई 5 गो नाम उधर था, 5 किंगडम, फिर 5 गो नाम था आपको प्लांटियम में, 10 गो नाम हो गया, सबके अंदर 2-2 को भी पढ़ेगा तुम एग्जाम्पल तो 20 गो वो भी नाम हो गया, 10 गो और नाम मिलने वाला है, सबके अंदर भी 2-2 को एग्जाम्पल होगा, तो बाप रे इतना तो दोस्तों का नाम याद नहीं रहता है। तो ये डरवाया जा रहा है, जिसका दिमाग डर गया, हथियार डाल दिया, भग नहीं याद करेंगे, नहीं पढ़ना, भगो नहीं पढ़ना। जो दिमाग लगा, जो लड़ रहा है, आ ही गए हैं तो पढ़ लो, पढ़ ही रहे हो अगर आज हो तो आज का दिन इस्तेमाल करो, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो चलो अब हम आपको एनिमल किंगडम को पढ़ाने के लिए जो बेसिस का इस्तेमाल किया गया है, हम कुछ बेसिस के बारे में आपको बताना शुरुआत करते हैं, ठीक है। और उस बेसिस को कैसे हम इस पॉइंट से जोड़ेंगे, पोरीफेरा के बारे में कौन सा बात जान गए आप, तो जैसे जैसे बेसिस क्लियर होगा वैसे वैसे कुछ पॉइंट्स क्लियर होंगे। हम सबसे आसान बात, पहला बेसिस की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बार और भी पहले आप सुने हुए हैं, क्लासिफिकेशन का एक आसान सा बेसिस था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है एवरी लाइफ इज मेड अप बाय सेल। लाइफ जो होगा सेल का बना हुआ होता है। थोड़ा लाइफ अपने आप को एडवांस करेगा तो वो एक लेवल और ऊपर बढ़ाएगा, वो ले जाएगा टिश्यू के लेवल पे, और एडवांस होगा तो लेके जाएगा किस पे, ऑर्गन के लेवल पे, ठीक। अब फिर जब ऑर्गन बन जाएंगे तो कई सारे ऑर्गन बन जाएंगे तो ऑर्गन का सिस्टम बन जाएगा। आपके कॉमन सेंस में जाना चाहिए, प्योर बायोलॉजी है, आपके कॉमन सेंस में जाना चाहिए कि ये सबसे प्रिमिटिव लाइफ में होगा, फिर थोड़ा एडवांस, सुपर एडवांसमेंट चलते जाएगा। जैसे प्लांट के केसेस में रूट अचानक से नहीं बन गया था, पहले रूट था ही नहीं, फिर रूट जैसा स्ट्रक्चर बना, फिर जाके रूट बना, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग के बॉडी में किडनी है तो सबसे पहले कोई ऐसा एनिमल होगा जिसमें किडनी होगा भी नहीं, फिर किडनी जैसा कुछ बना होगा, फिर होते होते फाइनल अपने पास किडनी के रूप में पहुंचा है। समझ पा रहे हो बात को, क्लियर, सिंपल बात, ठीक है। तो सेम चीज़, तो अगर हम
बात स्टार्ट करें कि एनिमल किंगडम का सबसे प्रिमिटिव फाइलम कौन होगा, तो पहला फाइलम होगा पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पोरीफेरा के अंदर मिलने वाले जो भी लाइफ हैं उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब उनके बॉडी अभी सेल के लेवल पे है। अगर आप अच्छे से बात समझते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में कॉन्ट्रडिक्ट होगा। अभी तो आप बोले थे सर कि एनिमल टिश्यू, एनिमल तो मल्टी सेलर होता है, फिर सेल के लेवल पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या, सेल के लेवल पे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या? नहीं, हमारा हर एनिमल मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अभी क्या कहना चाहते हैं कि पोरीफेरा का जो भी लाइफ होगा, जो भी एनिमल पोरीफेरा में मिलते होंगे, उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेल के लेवल पे है। 50 सेल से मिलके, 10 सेल से मिलके बने हुए हैं हमारे पोरीफेरा, मान लीजिए। तो ये 10 सेल ही हैं, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, आपस में मिलजुल के काम नहीं करते हैं, बस होने के लिए एक जगह पड़े हुए हैं। ठीक, इसलिए कहा जा रहा है ये सेल के लेवल पे है। जब मिल के जैसे ही काम करना शुरू कर देंगे, दे विल फॉर्म टिश्यू, राइट। मल्टी सेलर भी हो गए, बट अभी मिलके काम, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ है, काम का बंटवारा नहीं किया गया, सब अपना अपना काम कर रहा है, सब बस एक जगह पड़ा हुआ है, मिलके काम कर, एक जगह बस पड़ा हुआ है, इसलिए एक दिख रहा है हमको, समझेंगे? सबसे प्रिमिटिव हो गया। तो क्या हमारे पास पोरीफेरा के लिए एक पॉइंट नहीं हो गया कि पोरीफेरा के अंदर जो भी लाइफ मिलता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाता है? डन। अब आपका लॉजिक कह रहा होगा कि जब पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा बनेगा तो लाइफ अपने आप को इवॉल्व करेगा। जो 5 लोग बैठ के मछली मार रहे थे अपने अपने बंसी से अकेले अकेले, और दूर से देख के लग रहा है कि 5 लोग बैठ के मछली मार रहे हैं, यानी 5 लोग में आपको लगता है एक है, लेकिन वो सही में अलग लगता। बाद में समय बीतेगा तो 5 में दोस्ती यारी हो जाएगी, अब 5 मिलकर जाल से मछली मारना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी सेल बिकम्स टिश्यू, और हमारा हो गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे पास तब लाइफ भी बदल गया होगा, पोरीफेरा से बदल के क्या हो गया होंगे? सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के बारे में क्या आपको जानकारी नहीं मिल गया क्या, कि सिलेंट्रेटा के अंदर जो लाइफ मिलने वाले हैं वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे। और सेम लॉजिक में थोड़ा और डेवलप करेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थस, तो टिश्यू बन गया तो शायद और बदले होंगे, तो ऑर्गन भी बनाना स्टार्ट कर लिए होंगे। एकदम एग्जैक्ट ऑर्गन नहीं, बिल्कुल किडनी नहीं, लीवर नहीं, हार्ट नहीं, बट इट्स लाइक किडनी, लाइक हार्ट, लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू कहाँ हो गया होगा? प्लैटीहेल्मिन्थस में। तो क्या आपको प्लैटीहेल्मिन्थस का एक पॉइंट नहीं क्लियर हुआ क्या, कि इसके जो लाइफ होंगे वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहुंच चुके हैं? इसके बाद जितना भी नाम आएगा सब में नहीं कह देंगे कि एक बार ऑर्गन लेवल पे बन गया तब आगे धीरे धीरे ऑर्गन का डेवलपमेंट चालू है, सिस्टम बनना चालू है, धीरे धीरे बनते बनते बन ही जाएगा। आगे के लिए कंफ्यूजन वाला सेंटेंस हो गया। आगे कोई भी मान लो आगे जाके एक नाम मिलता है इक्नोडर्माटा, तुमको ये खबर चल गया कि इक्नोडर्माटा तो ना पहला था, ना दूसरा था, ना तीसरा था, उसके बाद ही कहीं ना कहीं पे होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कोई ना कोई पे नाम होगा फाइलम का। तो एक पॉइंट तो कॉन्फिडेंस से कर सकते हो कि इक्नोडर्माटा के अंदर जो भी लाइफ होगा उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी उसके बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन होगा, और वो ऑर्गन कुछ डेवलप भी हो रहा होगा। लॉजिक ना, लॉजिक में मैजिक बनेगा। ठीक है दोस्त, क्लियर? तो हमारे पास फर्स्ट बेसिस क्लियर कर दिए, इसके साथ साथ हमने इसके साथ अटैच भी कर दिया। दूसरा बेसिस पे बात करते हैं, समझिएगा, बॉडी सिमेट्री। ये बायोलॉजिकल टर्म आ गया, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा, समझने का प्रयास करिए। सिमेट्री का मतलब होता है समानता। बॉडी मतलब बॉडी हो गया। अगर हम किसी एनिमल के बॉडी को काटें तो 2 हिस्से मिलेंगे। काटने का कंसेप्ट ये है कि जब भी आप किसी भी एनिमल को काटेंगे, वेदर इट बिलोंग्स टू पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थस या कहीं पर भी, अगर आप काटते हैं
तो सेंटर से उस लाइफ का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। आपको समझाने के लिए मान लो ये कोई किसी फॉर्म ऐसा कुछ लाइफ होगा इस शेप का, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। दिस इज द सेंटर। हमने इसे काट दिया, यहाँ से ऐसे भी काट सकते थे, ऐसे भी काट सकते थे, ठीक है, कैसे किसी भी प्लेन से काट सकते थे। शर्त यही है, सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। तो जब दो हिस्से मिलेंगे, कटने के बाद दो हिस्से मिलेंगे, बहुत भारी बात तो कह नहीं रहे हैं, जब कटने के बाद जो दो हिस्से मिलते हैं, दोनों को जब कंपेयर करेंगे आप, तो दो बातें होंगी। या तो दोनों हिस्सा एक जैसा होगा, नहीं तो दोनों हिस्सा अलग अलग होगा। तो व्हाट इज बॉडी सिमेट्री? तो ये एक तरह का कंपैरिजन है। कंपैरिजन उड़ा गया, कंपेयर लिख देते हैं, चलेगा। कंपेयरिंग, यस यस, कंपेयरिंग टू हाफ। हम शर्त लिख देते हैं, शर्त पासिंग फ्रॉम सेंटर। आप कैसे भी काटें, सेंटर से बस पास होना चाहिए। कंपेयरिंग टू हाफ ऑफ बॉडी ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ के बॉडी के दो हिस्से को अगर आप उसको सेंटर से काटते हैं, ठीक, तो उन दो हिस्से को जब कंपेयर करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने आएगा। जैसे ये, अगर किसी लाइफ का बॉडी ऐसा होता, आप काटते, तो क्या दोनों हिस्सा बराबर होता है क्या? नहीं। नॉट इक्वल लिख दे, चलेगा, कि बराबर बराबर नहीं होंगे। और दूसरा ऑप्शन कि दोनों हिस्से, दोनों हाफ बराबर बराबर हो सकते हैं। अगर दोनों बराबर बराबर नहीं है तो साइंस में बड़ा अच्छा वर्ड होता है ए लगाते हुए, एसिमेट्रिकल। तो क्या आप एक वर्ड समझें, व्हाट इज एसिमेट्रिकल? अगर कह दें कि कोई फाइलम एसिमेट्रिकल है, तो हमारे पास मीनिंग हो गया, ओ उस फाइलम के लाइफ को, बॉडी को, लाइफ को अगर आप काटेंगे तो दो हिस्सा मिलेगा, राइट। दोनों हिस्सा आपस में सेम नहीं रहेगा, ओके। अगर इक्वल हो गया तो ए हटा देते हैं, कह देते हैं क्या, सिमेट्रिकल, चलेगा। सिमेट्रिकल बॉडी है। अगर कोई फाइलम कह देंगे कि सर्टेन फाइलम्स आर सिमेट्रिकल। अब तुम दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि नेचर जब लाइफ का फॉर्म बना रहा होगा तो कौन कॉम्प्लिकेटेड है और कौन सिंपल है। ऐसे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना सिंपल है कि मान लीजिए हम कुछ ऐसे बनाते हैं, एक गोल सा एक लाइफ बना दिए, गोल सा। अब ध्यान से देखो, गोल बनाते वक्त अपने हाथ को बहुत ध्यान दिए थे, प्रिसाइज किए थे कि ठीक से गोल बने। इट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड, कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस, ठीक है। और ये क्या था, लो बन गया इरेगुलर बॉडी, राइट। और ये कुछ रेगुलर बॉडी हो गया, राइट। तो नेचर को आपको कंसेप्ट कहना चाहते हैं कि कौन इसमें सिंपल है, ये होना सिंपल है, और कौन कॉम्प्लेक्स है, सिमेट्रिकल होना, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा शुरुआत के दो फाइलम हैं, कम से कम ये दो तो नाम याद होना चाहिए, शुरुआत के जो दो फाइलम है, एसिमेट्रिकल कौन होगा? जो सिंपल होगा वो एसिमेट्रिकल होगा। तो क्या मेरे पास दूसरा सेंटेंस नहीं आ गया पोरीफेरा के बारे में कि पोरीफेरा में मिलने वाले जो भी लाइफ होंगे वो एसिमेट्रिकल होंगे? एंड मीनिंग ऑफ दैट एसिमेट्रिकल क्या होगा कि दो हिस्सों को जब मिलाएंगे, कटे हुए दो हिस्सों को जब मिलाएंगे तो दोनों का शेप साइज एक बराबर नहीं होगा। इट मीन्स कि उसका बॉडी काफ़ी इरेगुलर है, सही ना। और सिलेंट्रेटा का सिमेट्रिकल होगा, इसका सिमेट्रिकल होगा, इसका सिमेट्रिकल, इसका 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 सबका सिमेट्रिकल होगा। कॉमन सेंस नहीं। कल को भाई इक्नोडर्माटा, मेरा फेवरेट है, बड़े अच्छा नाम है, इक्नोडर्माटा का बॉडी सिमेट्री कैसा है? सिमेट्रिकल। एक ही का तो एसिमेट्रिकल है, पोरीफेरा का बाकी सब का सिमेट्रिकल है। थोड़ा मेहनत कर देते हैं कि सर
इसको अगर आप सेंटर से ऐसे काट दें या ऐसे काट दें या कैसे भी काट दें, हर प्लेन के थ्रू, हर एक्सिस से, किसी भी प्लेन से काटेंगे तो एवरी टाइम यू विल गेट 2 इक्वल हाफ, राइट। तो फ्रॉम एनी प्लेन, अब बाकी का सेंटेंस मैचिंग होगा कि फ्रॉम एनी प्लेन अगर आप कट करते हैं, दो हाफ को कंपेयर करते हैं तो सिमेट्रिकल होगा। जैसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए एक नया नाम थोड़ा आपको भारी करने का कंसेप्ट, रेडियल सिमेट्रिकल। कौन सा सिमेट्रिकल? रेडियल सिमेट्रिकल। क्या लगता है हम लोग का बॉडी रेडियल सिमेट्रिकल है क्या? अगर हम लोग का पूरा एंटायर बॉडी का सेंटर यहाँ कहीं हो गया तो अगर हम ऐसे काट दें तो जो दो हाफ मिलेगा और ऐसे काट दें तो ये जो हाफ मिलेगा ऊपर नीचे बराबर मिलेगा क्या? नहीं। अगर हम लोग के बॉडी का दो हाफ इक्वल चाहिए आपको तो एक खास एक्सिस से, यानी कि इस एक्सिस से अगर काटेंगे तब जाके दो इक्वल हाफ मिलेगा। बाहर बाहर, अंदर कोई नहीं दिखेगा, बाहर बाहर। और किसी एक्सिस से काटेंगे अगर सेंटर से पास होते हुए तो दो इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। तो शायद सिमेट्रिकल में भी दो तरह का सिमेट्रिकल हो सकता है कि फ्रॉम एनी प्लेन यू कैन गेट 2 इक्वल हाफ एंड फ्रॉम वन specific plane if you get 2 equal half then उसे कहा जाएगा bilateral symmetrical। यानी सिमेट्रिकल में भी दो सिमेट्रिकल बना लिए हम लोग, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल। क्या लगता है हम लोगों को बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, राइट। तो लॉजिक से समझे तो हम रेडियल सिमेट्रिकल क्या हो गया, रेडियल सिमेट्रिकल जो हो गया वो हो गया थोड़ा सिंपल, और बायलैटरल क्या हो गया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर हम देखो ध्यान से, सिलेंट्रेटा जो कि सिमेट्रिकल है, प्लेटीहेलमिंथस जो कि सिमेट्रिकल है, तो हम इसे कह दें तुम भाई रेडियल रख लो और तुम कह लो बायलैटरल सिमेट्रिकल। एक बार हमने कह दिया प्लेटीहेलमिंथस आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, तब तो इसके आगे जो भी आएगा सब के सब का एक पॉइंट हमें अभी याद हो गया, वही इक्नोडर्माटा का। इक्नोडर्माटा का बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल है, हम लोग का बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल है। समझ रहा ना बात? सिंपल बातें हैं, आसान बातें हैं, कर लोगे फायदा में रहोगे, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। और हम आपको एक बेसिस तो और फरियाने का मन कर रहा है मेरा बहुत ध्यान से, पहले गायब करते हैं। चलिए, घबरा नहीं है। अगर आप थका रहे हैं आप, तो आप रोक दीजिए वीडियो को, थोड़ी देर बाद देखिए इसके आगे की बात। अचानक से ज़बरदस्ती लादने की कोशिश ना करिए, ठीक है। हम मूड में हैं तो बता जा रहे हैं। अब हम तीसरा बेसिस की बात करते हैं। एक शब्द है जर्म लेयर, या कह सकते हैं एम्ब्रायनिक लेयर। ये थोड़ा अच्छा भाषा हो गया, एम्ब्रायनिक लेयर मतलब परत होता है। एम्ब्रायो अभी प्लांट वाला बताएं कि सीड था, उसके अंदर जाइगोट था और एम्ब्रायो। इवन वी आर एनिमल्स, हम लोग एनिमल हैं, ठीक है। तो हम लोग भी वंस अपॉन ए टाइम मदर के यूट्रस में थे, माता के गर्भ में, बर्थ नहीं हुआ है, उस कंडीशन को कहा जाता है एम्ब्रायनिक कंडीशन। अभी बर्थ के पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो बर्थ के पहले की बात की गई, देखा गया, बताया गया कि जो जर्म लेयर है, जो एम्ब्रायनिक लेयर है, विल फॉर्म, यही फॉर्म करेंगे, विल फॉर्म एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और हम सबसे एडवांस अपनी बात कर लें, ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट एडवांस लाइफ क्रिएचर ऑन अर्थ। तो हम लोग का हाथ, पैर, लीवर, किडनी, मुंह, कान, नाक जो भी बना है, दैट फॉर्म्ड फ्रॉम जर्म लेयर। और ये जर्म लेयर कब बना था? अभी बर्थ भी नहीं हुआ था तब। तो शुरुआत की बात है, ये थोड़ा बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग, तो शुरू की बात है। तो हर एनिमल जर्म लेयर से बना होगा। शुरू में होंगे जहाँ जर्म लेयर भी नहीं होगा, नहीं, सबकी यही समझ है कि पहले एकदम साधारण, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो कोई होगा जिसमें जर्म लेयर की बातचीत नहीं होगी, बस कैसे वो बन जा रहा है, जैसे कि पोरीफेरा, ठीक है। कंसेप्ट बढ़ेगा तो जर्म लेयर दो हुए, तो नाम दिया गया डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्ट कर करके लाइफ बना रहा है,
डाई मतलब 2 हो गया। डिप्लोब्लास्टिक कोई कह देगा कि 1 नंबर पे पोरीफेरा था, हटाओ, 2 नंबर पे सिलेंडर, 2 डिप्लोब्लास्टिक कहा जाएगा। सिलेंट्रेटा आर रेडियल सिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक। कितना कंसेप्ट है इसमें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सिलेंट्रेटा का जो लाइफ है वो उसका पास 2 जर्म लेयर था, उसी जर्म लेयर से उसका पूरा बॉडी बना है। 2 जर्म लेयर का नाम देने का मन करे, इच्छा करे, तो कोई कह देगा बाहर वाला इक्टो, अंदर वाला इंडो, डर्म डर्म लगा के डम 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 बजा दे, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इक्टोडर्म और इंडोडर्म हमारे हो गए। क्लियर बात, सिंपल बात, समझ वाली बात, आसान सिंपल। तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म, ठीक। एक सेकेंड, समझ में नहीं आ रहा कौन आ रहा है कौन नहीं, हम सरप्राइज हो गए कौन आया कौन नहीं आया। इक्टोडर्म और इंडोडर्म हमारे पास 2 लेयर मिल गए डिप्लोब्लास्टिक। बनाने की इच्छा करे तो कह सकते हैं कि मान लीजिए सर कि सर ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये बन गया हमारा एक लेयर, ये दीज आर द सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। ये हो गया इक्टोडर्म और ये हो गया अंदर का इंडोडर्म, ठीक। और कंसेप्ट क्या कह देते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक लाइफ वो लाइफ होगा जिसका आउटर इक्टोडर्म विल फॉर्म आउटर पार्ट और इंडो पार्ट विल फॉर्म इंटरनल पार्ट। क्या कितना भारी बात बता रहे हैं आपको, राइट, कि बाहर वाला बाहर का बनाएगा और अंदर वाला अंदर का बनाएगा, राइट। समझ रहे बात को, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2 हो गए और लाइफ एडवांस हुआ होगा, नहीं 2 हो गए, लाइफ और एडवांस हुआ होगा। पहले का अभी एक पॉइंट क्लियर हुआ ना तुम लोगों को कि वो कहते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा बना हुआ होगा केवल 2 लेयर, नो लेयर, कोई लेयर और की बात नहीं होगी। अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करेंगे तो इट विल फॉर्म बाय 2 जर्म लेयर, ठीक है। और थोड़ा बढ़ जाते हैं तो 3 लेयर होगा, 2 के बाद 3 लेयर हो गए। क्या लगता है, नाम डिप्लोब्लास्टिक दिया तो अब नाम नहीं बढ़ाएगा, डाई करेगा। ट्राई करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और शायद आपको अभी तक बिल्कुल अनुमान लग गया होगा कि हमारे पास अब पोरीफेरा के बारे में भी एक लाइन आ चुका है, सिलेंट्रेटा में भी एक लाइन आ चुका है। लाइफ थोड़ा और एडवांस हुआ होगा तो प्लेटीहेल्मिन्थस 3 नंबर पे, प्लेटीहेल्मिन्थस 3 गो लेयर। कितना आसान बात है, ठीक है। तो और नाम देने के लिए इक्टोडर्म, इंडोडर्म, ये तो डर्म डर्म रहबे करेंगे। बीच में एक और आ जाए, क्या नाम पड़ेगा, मीजोडर्म, डम 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 लगा दिए, नो प्रॉब्लम। 3 लेयर। और एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया प्लेटीहेल्मिन्थस, तो इसके आगे आने वाले जितने भी फाइलम है, इवन हम लोग तक, सब के सब क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो कितना आसान बात है। अगर तुमसे इक्नोडर्माटा, एक मेरा वाला आता तुमको इक्नोडर्माटा, अगर इक्नोडर्माटा के बारे में कुछ पूछा जाता तो क्या बताता कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, राइट। मीनिंग ऑफ दैट ट्रिप्लोब्लास्टिक कि क्या हम लोग ट्रिपल लेयर में चल रहे हैं, अपने स्किन पर ट्रिपल लेयर है, नहीं, अपने स्किन पे कोई ट्रिपल लेयर नहीं है। हम लोग बने हैं 3 लेयर से। जब हम लोग का बर्थ भी नहीं हुआ था तब पहले बना था जाइगोट, फिर एम्ब्रायो। एम्ब्रायो में 3 लेयर बने होंगे और उस 3 लेयर में डिसाइड हुआ कि मेसोडर्म हार्ट बनाएगा, इक्टोडर्म स्किन बनाएगा, ऐसे कर करके पूरे दिमाग पूरा का पूरा 3 लेयर से पूरा बॉडी फॉर्म हो चुका है। क्लियर। एक और पॉइंट हो गया, इन तीनों के बारे में भी हो गया और आगे के भी पॉइंट। एक बार ये बायलेटरल सिमेट्रिकल, सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल, एक बार ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक। इमेजिनेशन लेना हो तो अब हम ये इक्टो बना चुके हैं, इंडो बना चुके हैं, तो इसमें हम ये यहाँ भी सेल बनना शुरू हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी बन गया क्या, मेसोडर्म। पहले मेसोडर्म जैसा कुछ बना होगा, फिर मेसोडर्म बना होगा। क्लियर, आसान बात, नो प्रॉब्लम। 2-3 पॉइंट्स भी हमने ऐड कर लिया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी पर हम बेस्ड एक और लास्ट अपनी तरफ से लास्ट कर दें, बहुत लंबा वीडियो बन गया, अपनी तरफ से लास्ट कर दें आपके लिए कि जब ये 3 लेयर बनने शुरू हो गए ना, यानी प्लेटीहेल्मिन्थस में लाइफ ने 3 लेयर ला दिया, लाइफ के पास 3 लेयर आ गए। अब उसके आगे का प्लानिंग क्या है, ऑलरेडी वी नो दैट ना कि ये सेल का लेवल, टिश्यू का लेवल, ऑर्गन का लेवल, मतलब किडनी लीवर बनने वाले हैं।
तो एक मन में ख्याल नेचर को आया कि लीवर किडनी बनने वाले हैं तो रखेंगे कहाँ, तो बॉडी के अंदर छुपा के रखे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, राइट? नहीं क्या, बाहर रखेगा, किडनी यहाँ रखेगा, कस के हिला दे गिर जाएगा तो अंदर रखेंगे, राइट? तो अंदर छुपा के रखे, कहाँ रखें, तो क्यों नहीं, अब बना पूरा बॉडी 3 ही लेयर से है, एक्टो मीजो इंडो, तो अंदर सबसे सेफ रास्ता क्या रहेगा कि अगर यहाँ इसी के अंदर एक छोटा सा कैविटी बना लिया जाए, इसके अंदर लीवर किडनी वगैरह जो भी रखना हो रख लें तो बेनिफिट करेगा, राइट? तो इसे एक नाम दिया गया बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी 3 लेयर, लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए, लॉजिक में मैजिक है। 3 लेयर बनने के बाद की बात हो रही है। बॉडी कैविटी को बायोलॉजिकली कहा जाता है सीलोम। ओहो, सीलोम, सीलोम, और सीलोम को डिफाइन किया गया है ओनली कवर्ड बाई मेसोडर्म। ठीक, सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्म के द्वारा घिरा हुआ स्ट्रक्चर कहते हैं सीलोम, बॉडी कैविटी। पहुंच पा रहा है बात को? ठीक है, यानी जो अभी बनाया ना, यहाँ देखो तो ये सब तो ब्लू वाला लाइन तो मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म, बस 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 चलेगा। ठीक, इसके अंदर रखेंगे बहुत सारी चीज़। और भी एक तरीके से डिफाइन किया जाता है कि अगर आप इसे एलिमेंट्री कहाँ समझ लें, गट, गट भी कहते हैं, गटा गट खाते हैं तो गट में खाते हैं ना, और ये आपका बॉडी वॉल हो गया। तो गट और बॉडी वॉल के बीच के, गट और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है उसे कहते हैं बॉडी कैविटी या सीलोम। अब हमारे पास सीलोम में हो सकता कोई लाइफ हो जिसमें नहीं हो सीलोम, और किसी में हो सीलोम। ठीक, जो नहीं होगा सीलोम तो कहेंगे ए सीलोम। कितना सिंपल बात है। अब लॉजिक से क्या हमारा पोरीफेरा में सीलोम होगा? इसमें सर 3 लेयर आया ही नहीं तो सीलोम कहाँ से बनेगा? सीलोमेट में, सिलेंट्रेटा में नहीं, इसमें 3 लेयर आ गए हैं, 3 लेयर आ गए हैं। ठीक, मेसोडर्म से बनाना है, 3rd लेयर आया है, बट अभी सिर्फ आया है। अगला वाला जो भी होगा उसमें बनाने का प्रयास किया जाएगा और फिर आगे वाले में बन जाएगा, राइट? ऐसे कुछ लॉजिक। और आपको ऐसा समझा दिया जाएगा प्लैटी हेलमिंथस के बाद कुछ नीमेटोडा करे कुछ है, ठीक, फिर कुछ एनेलिडा है, तो सोचता हूँ नीमेटोडा में बनने का प्रयास हो और एनेलिडा में बन जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जिसमें नहीं है इसके बारे में हम क्या एक और पॉइंट नहीं ऐड कर लिए कि ए सिलोमेट, ए सिलोमेट, ए सिलोमेट, सिलोमेट चलेगा? ठीक है, और अगर प्रेजेंट होगा तो अभी बोले ना बनने का प्रयास, सुनिए ध्यान से, बनने का प्रयास दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हुआ इक्टोडर्म, ये हो गया इंडोडर्म, और ये बने कुछ मेसोडर्म, ये भी हैं कुछ मेसोडर्म। तो ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ये बॉडी कैविटी यहाँ फ्लूइड भरा हुआ हो, तो ऐसा लग रहा है ना कि मेसोडर्म के अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, कैविटी बनने का प्रयास है, बट यहाँ तो एक्टोडर्म है ना, यहाँ तो इंडोडर्म है, तो कंप्लीट चारों तरफ से नहीं बना है। तो ये थोड़ा फॉल्स सीलोम बना, जिसे नाम दिया जाएगा स्यूडोसीलोम। और किसी में ये इक्टोडर्म, ये इंडोडर्म, और ये पूरा मेसोडर्म, और ये भी पूरा मेसोडर्म। अंदर जो स्पेस बन गया एंटायरली मेड अप बाय मेसोडर्म ना, इधर से भी अंदर का जो कैविटी है उसमें दोनों तरफ क्या है? मेसोडर्म है। इसे कहा गया ट्रू सीलोम। तो इसी को कहते हैं सीलोमेट, या सीलोमिक बॉडी, सीलोमेट। तो आपको लॉजिक लग गया होगा, ए सीलोमेट जाएगा 3 तक, चौथा में जाएगा स्यूडोसीलोम, 5वां में जाएगा सीलोमेट। आपको सिर्फ इसका 2 नाम नहीं याद करना है, डन। ना समझ में आया हो तो आप देख लीजिएगा, 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया गया। आपको बड़े अच्छे से आपको रोक के पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे
अब हम लोग एनिमल किंगडम को बांटेंगे, एक एक करके नाम लिखेंगे। होपफुली आप अगले क्लास तक सारे नाम याद कर लीजिए। हम एक नाम लिखेंगे, नाम में 4-5 पॉइंट लिखेंगे, एग्जाम्पल कहेंगे, आप याद करो और कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म। एनिमल किंगडम समाप्त होने वाला है, ध्यान रखिएगा। डाइवर्सिटी समाप्त होगा तो टेस्ट लेंगे। टेस्ट मेरा मोटिव टेस्ट लेना होता है, ठीक है। आप पढ़ लो, 55 मिनट हो गए, बहुत ज़्यादा हो गया, लंबा हो गया, ठीक है, लोड होने में टाइम लग जाएगा। धन्यवाद।